देखो हम लोग पढ़ रहे थे कंज्यूमर बिहेवियर चैप्टर, और कंज्यूमर बिहेवियर में हम लोगों ने ऑर्डिनल यूटिलिटी स्टार्ट कर दिया था, और लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंडिफरेंस कर्व को समझा था। ठीक है, तो आज इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज समझते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सिर्फ इंडिफरेंस कर्व होता क्या है, कैसे बनता है, ठीक है, किस पैटर्न को फॉलो करते हैं हम लोग बनाने के लिए, इतना समझा था। आज उसकी प्रॉपर्टीज समझते हैं। तो देखो हमारा इंडिफरेंस कर्व ऐसा दिखता है। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, x एक्सिस पे फूड और y एक्सिस पे क्लोथिंग। और जब हम आईसी बनाते हैं, आईसी हमारा ऐसे दिखता है। तो ये हमारा इंडिफरेंस कर्व है जो हमने लास्ट क्लास में बताया। तो आज की क्लास में हमें इसकी प्रॉपर्टीज को समझना है। इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज, जिसमें अगर हम पहली प्रॉपर्टी की बात करें जो कि हमें ग्राफ से दिख रहा है कि आईसी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ते हो तो आपका आईसी डाउनवर्ड स्लोपिंग है। इतना सबको पता है कि इसे डाउनवर्ड स्लोपिंग कहते हैं। ये पहली प्रॉपर्टी है। तो सिर्फ प्रॉपर्टी पता होना नहीं है इंपॉर्टेंट है कि बस आपने बता दिया हाँ आईसी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आपको ये भी पता होना चाहिए क्यों वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। और डाउनवर्ड स्लोपिंग का रीजन हम लोग ने पहले ही पढ़ा है कि डाउनवर्ड स्लोपिंग कब होता है, जब आप एक को बढ़ाते हो और दूसरे को कम करते हो। और जब हमने तुम लोग को बताया था कि हम लोग कैसे कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि हम लोग फूड को बढ़ाते हैं एक एक करके और उसके लिए क्लोथिंग को कम करते हैं। तो अगर आप देख सकते हो एक इनवर्स रिलेशन बन रहा है। क्या बन रहा है? इनवर्स रिलेशन। इस इनवर्स रिलेशन की वजह से लेफ्ट टू राइट होता है। और ये इनवर्स रिलेशन क्यों बनता है? क्योंकि जब हम आईसी बनाते हैं तो हम एक चीज इंश्योर करते हैं कि एक आईसी पे जितने भी कॉम्बिनेशन होंगे, जब हम आईसी बनाते हैं तो हम किस चीज को इंश्योर करते हैं कि एक आईसी पे जितने भी कॉम्बिनेशन होंगे सबका सेटिस्फैक्शन लेवल सेम होगा। ये चीज हमने लास्ट क्लास में बताई थी। और इसीलिए हमने बोला था कि मान लो आपका पहला कॉम्बिनेशन है आपका पहला कॉम्बिनेशन है फूड का 1, क्लोथिंग का 10। तो जब आप अगला कॉम्बिनेशन बनाओगे तो आपको एक चीज इंश्योर करनी है कि ए और बी दोनों का सेटिस्फैक्शन लेवल सेम रहे। उसके लिए आप फूड को 1 से बढ़ाओगे तो आपको क्लोथिंग को कम करना ही पड़ेगा। तो एक को बढ़ाने के लिए दूसरे को कम करना पड़ता है। क्यों कम करना पड़ता है? टू मेंटेन सेम सेटिस्फैक्शन लेवल। कि जब भी आप आईसी वाले कॉम्बिनेशन बनाते हो तो आपको एक चीज इंश्योर करनी है कि कॉम्बिनेशन ऐसे बनाने हैं कि अगला जो भी कॉम्बिनेशन आए उसका सेटिस्फैक्शन पिछले के बराबर हो। यानी कि बी का सेटिस्फैक्शन ए के बराबर हो, सेम वे सी का सेटिस्फैक्शन बी और ए के बराबर हो, डी का सेटिस्फैक्शन सी ए बी के बराबर हो। विच मीन एक आईसी पे जितने भी कॉम्बिनेशन है सबका सेटिस्फैक्शन लेवल सेम रहेगा। ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू डी। और वो सेम रखने के लिए आपको ये पैटर्न फॉलो करना जरूरी है। क्या पैटर्न? कि एक को बढ़ाओ तो दूसरे को कम करो। जब तक आप ये पैटर्न फॉलो नहीं करते हो आपका सेटिस्फैक्शन लेवल सेम नहीं होता है। तो जब आप इंडिफरेंस कर्व के लिए जो कॉम्बिनेशंस बना रहे होते हो तो वहां पे सेम सेटिस्फैक्शन रखने के लिए आप क्या पैटर्न फॉलो करते हो कि एक को बढ़ाते हो दूसरे को डिक्रीज करते हो, दूसरे को कम करते हो। और जब आप ये पैटर्न फॉलो करोगे तो एक इनवर्स रिलेशन बनेगा जिसकी वजह से जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा, लेफ्ट टू राइट। तो डाउनवर्ड स्लोपिंग का रीजन है इनवर्स रिलेशन। और इनवर्स रिलेशन क्यों है? क्योंकि उसको सेटिस्फैक्शन सेम रखना है। ये कंडीशन फिक्स है कि चाहे आप जितने भी कॉम्बिनेशन बनाओ सबका सेटिस्फैक्शन सेम रखना है। और उसके लिए आपको यही पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा, विच मीन इनवर्स रिलेशन आ ही जाएगा। तो ये तो हो गई पहली प्रॉपर्टी कि इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। फिर आते हैं दूसरी प्रॉपर्टी पे। सेकंड प्रॉपर्टी है
कि आईसी इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। दूसरी प्रॉपर्टी इज आईसी इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। कॉन्वेक्स टू ओरिजिन का क्या मतलब है? अगर आप आईसी को देखो तो ये आईसी का जो बल्ज पार्ट है वो ओरिजिन की तरफ है, ठीक है, ये ओरिजिन है, तो बल्ज भाई हम लोग ने पढ़ा है ऐसे और ऐसे, तो यहां पे देखो ओरिजिन को फेस कौन कर रहा है? हॉलो पार्ट, विच मीन कॉनकेव वाला पार्ट, और यहां पे ओरिजिन को फेस कौन कर रहा है? बल्ज पार्ट, विच मीन कॉन्वेक्स वाला पार्ट। तो आईसी की जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो है कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, कि मतलब उसका जो है बल्ज वाला पार्ट जो होता है ओरिजिन को फेस करता है। अब देखो यहां पे दो हमने अभी तुम्हें बताए कि भाई ऐसे भी हो सकता था और ऐसे भी हो सकता था, लेकिन हमारा आईसी कैसा है? ऐसा है। तो उसके पीछे का भी रीजन है। क्या रीजन है? वाई इज आईसी कॉन्वेक्स टू ओरिजिन? अगर आप एक वन लाइन में लिखो तो उसका रीजन है आईसी इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग एमआरएस। ये वन लाइन में है। अब डिमिनिशिंग एमआरएस का मतलब हमने तुम लोग को देखो बताया था, तो अब ये डिमिनिशिंग एमआरएस है क्या? अभी हमने बताया तुम लोगों को कि भाई देखो सेम सेटिस्फैक्शन रखने के लिए वो क्या करता है, उसका पहला कॉम्बिनेशन है फूड 1 क्लोथिंग 10। तो जब वो अगले कॉम्बिनेशन पे जाता है तो एक एक्स्ट्रा फूड के लिए वो क्लोथिंग को सैक्रिफाइस करता है, फिर वो एक्स्ट्रा फूड के लिए क्लोथिंग को सैक्रिफाइस करता है, फिर वो एक्स्ट्रा फूड के लिए क्लोथिंग को सैक्रिफाइस करता है, जिसे हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं कि जितना वो सैक्रिफाइस कर रहा है ना, जैसे यहां देखो, यहां उसने 3 सैक्रिफाइस किया, किसके लिए? एक यूनिट ऑफ फूड के लिए उसने 3 यूनिट ऑफ क्लोथिंग सैक्रिफाइस किया। तो जितना वो सैक्रिफाइस करता है ना उसे कहते हैं एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जितना उसने सैक्रिफाइस किया उसे कहते हैं एमआरएस। तो एमआरएस का फुल फॉर्म, एमआरएस की डेफिनेशन ही यही है। एमआरएस का फुल फॉर्म है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, याद रखना, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और इसको कैसे डिफाइन करते हैं? द रेट एट विच वन गुड इज सैक्रिफाइस फॉर एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर गुड। क्लोथिंग को आप कितना सैक्रिफाइस कर रहे हो फॉर 1 यूनिट ऑफ फूड? क्लोथिंग को आप कितना सैक्रिफाइस कर रहे हो फॉर 1 यूनिट ऑफ फूड? ठीक है, वो एमआरएस होता है। और हमने ये भी लास्ट क्लास में बताया था कि एमआरएस हमेशा डिमिनिश करता है। डिमिनिश करने का मतलब है कि पहले आपने 3 सैक्रिफाइस किया, उसके बाद आपने सिर्फ 2 सैक्रिफाइस किया, उसके बाद आपने सिर्फ 1 सैक्रिफाइस किया। देखो हमने तुम लोग को ये चीज समझाई थी कि कभी भी आप आईसी के लिए डेटा लोगे तो डेटा में क्या पैटर्न फॉलो करना है, एक को 1 लिख दो और उसको अब एक एक करके बढ़ाओगे 1 2 3 4 5 6, और दूसरे वाले को एक बड़ा नंबर लिख दो, लाइक आपने 15 लिख दिया, तो अब उसको कम करना है। और कम कैसे करना है? जैसे आपने 15 लिखा है तो पहले 5 माइनस कर दो, अगली बार 4 माइनस करो, अगली बार 3 माइनस करो, अगली बार 2 माइनस करो, ऐसे करो। 0 बस आपको नहीं पहुंचना है। आपने 12 ले लिया तो आप पहले, चाहो तो 5 भी कर सकते हो, लेकिन हम थोड़ा सा ऐसे नंबर छोटा करते हैं ना, तो क्या माइनस करना वो कम कर देते हैं। तो 12 ले लिया तो पहले 4 माइनस करो, फिर 3 माइनस करो, फिर 2 माइनस करो। 10 लिया तो पहले 3 माइनस किया, फिर 2 माइनस किया, फिर 1 माइनस किया। आप कोई भी एक बड़ा नंबर ले लो और उसको कम करते चले जाओ, लेकिन एट रैंडम नहीं कम करना है। कोई भी बड़ा नंबर लिखा, उसके बाद उसमें से आप एक नंबर माइनस करो। लाइक आपने लिख दिया फॉर एग्जांपल 12, तो हमने अगर 12 है तो 4 माइनस कर दो तो 8 आ गया। तो अब अगली बार 4 ना माइनस करना, 4 से छोटा नंबर 3 माइनस करो, अगली बार 3 से छोटा नंबर 2 माइनस करो, अगली बार 2 से छोटा नंबर 1 माइनस करो। तो हमेशा ये। और दूसरा वाला क्या है? 1 2 3 4 5, ये है दूसरा वाला। इसको एक एक करके बढ़ाइए और इसको ऐसे कम करिए। तो ये जो आप कम कर रहे हो ना, जैसे यहां देखो 4 3 2 1, तो ये तो हो गया एमआरएस 4 3 2 1, क्योंकि हर एक यूनिट के लिए आप कितना सैक्रिफाइस करते हो वो होता है एमआरएस। और एमआरएस की वैल्यू अगर आप देखो तो एमआरएस की वैल्यू क्या है? 4/1, 4 3 2 1, हमेशा डिक्रीज होगी। हमेशा ही पैटर्न आपको फॉलो ही करना है।
एमआरएस हमेशा डिक्रीज होगा, और क्योंकि एमआरएस हमेशा डिक्रीज होता है तो हमारा जो आईसी होता है वो कॉन्वेक्स टू ओरिजिन बनता है, मतलब इस तरीके से बनता है ये चीज। और एमआरएस क्यों डिमिनिश होता है उसके पीछे एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि आप यहां पे देखो क्लोथिंग को सैक्रिफाइस कर रहे हो, ठीक है। कभी भी किसी कोई भी क्वांटिटी जो है जब आप डिक्रीज करते हो, किसी भी कमोडिटी की जब आप क्वांटिटी डिक्रीज करते हो तो होता क्या है, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ने लगती है, ठीक है। हम लोग इस आंसर में मार्जिनल यूटिलिटी के टर्म में नहीं एक्सप्लेन करेंगे, बट हम कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, तो एग्जैक्टली लिखना क्या हम बता देंगे। ये हम लोग ने पहले भी पढ़ा है कि क्वांटिटी कम करने से मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ती है, इतना तो पढ़ा है ना। जब किसी चीज की मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ रही होती ना, तो हमारे लिए क्या होता है, एक वर्ड यूज होता है इंटेंसिटी ऑफ डिजायर, कि हम उसको कितना चाहते हैं कि मेरे पास आ जाए, वो चीज हमें मिल जाए, वो भी बढ़ने लगता है, वो भी बढ़ने लगता है। और जब इंटेंसिटी ऑफ डिजायर बढ़ने लगता है तो विलिंगनेस टू सैक्रिफाइस, विलिंगनेस टू सैक्रिफाइस कम होने लगता है। तो आप सीधे ये देखो कि क्वांटिटी कम होने से विलिंगनेस टू सैक्रिफाइस कम होने लगता है। तो जब आपने देखो यहां पे 10 था तो आपने कितना सैक्रिफाइस किया, 3। तो अभी क्वांटिटी 7 होगी तो क्वांटिटी कम हो गई, तो विलिंगनेस टू सैक्रिफाइस कम हो जाएगा, तो अगली बार आप सिर्फ 2 ही सैक्रिफाइस करोगे। क्वांटिटी और कम हो गई तो अब आप विलिंगनेस टू सैक्रिफाइस और कम हो जाएगा, तो अब आप सिर्फ 1 ही सैक्रिफाइस करोगे। ये चीज समझे कि किसी भी चीज की जब क्वांटिटी कम होती है तो उसका मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ता है, तो उसका इंटेंसिटी ऑफ डिजायर बढ़ता है, तो विलिंगनेस टू सैक्रिफाइस कम होने लगता है, मतलब हम उसको पहले से कम सैक्रिफाइस करेंगे। तो इसीलिए हमारा एमआरएस हमेशा डिमिनिश करता है, क्योंकि हमें क्या है ना, क्लोथिंग को सैक्रिफाइस करना ही करना है इन ऑर्डर टू मेंटेन सेम सेटिस्फैक्शन। तो पहले तो हम जितना चाहे उतना सैक्रिफाइस कर देते, हमने 3 यूनिट कर दिया, लेकिन क्योंकि अब सैक्रिफाइस करने बाद क्वांटिटी कम हो गई तो विलिंगनेस टू सैक्रिफाइस भी कम हो जाएगा। जो चीज ज्यादा होगी उसको ज्यादा सैक्रिफाइस करेंगे, लेकिन जो चीज कम होगी उसको कम सैक्रिफाइस करेंगे। तो अब जब दोबारा सैक्रिफाइस करने को बोला जाएगा तो पहले से कम करेंगे, क्वांटिटी और कम हो गई, तो अब जब सैक्रिफाइस करने को बोला जाएगा तो पहले से और कम करेंगे। इसीलिए एमआरएस हमेशा क्या करेगा, डिमिनिश करेगा, कॉज कंज्यूमर इज विलिंग टू सैक्रिफाइस लेसर एंड लेसर यूनिट ऑफ वन गुड फॉर एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ अदर गुड। तो वो फूड के लिए क्लोथिंग को पहले से कम सैक्रिफाइस करना चाह रहा है। पहले 3 यूनिट सैक्रिफाइस किया, फिर सिर्फ 2 ही करेगा, फिर सिर्फ 1 करेगा। तो इसलिए जो एमआरएस है वो हमेशा डिमिनिश करेगा, और क्योंकि एमआरएस डिमिनिश करेगा तो आईसी हमेशा क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। ये चीज समझ में आया? चलो, तो ये तो हो गई इसकी 2 प्रॉपर्टीज। पहला क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है, और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। इसके बाद आते हैं हम लोग तीसरी प्रॉपर्टी पे, और तीसरी प्रॉपर्टी के लिए क्या है ना, हम एक इंडिफरेंस मैप बनाएंगे। अब इंडिफरेंस मैप का क्या है, उसमें ढेर सारे आईसी होते हैं, सेट ऑफ डिफरेंट आईसी। ये आईसी 1, ये आईसी 2, ये आईसी 3, ये होता है इंडिफरेंस मैप। अब समझो जरा, आईसी 1 पे जो कॉम्बिनेशन है उनका सेटिस्फैक्शन सेम है, ए और बी का सेटिस्फैक्शन सेम है। आईसी 2 पे जो कॉम्बिनेशन है लाइक ई एंड एफ, इनका सेटिस्फैक्शन सेम होगा। आईसी 3 पे जो कॉम्बिनेशन है उनका सेटिस्फैक्शन सेम होगा, लेकिन ए का ई के साथ कुछ सेम नहीं होगा, या जी के साथ कुछ सेम नहीं होगा। हर आईसी का अपना एक यूनिक और स्पेसिफिक सेटिस्फैक्शन लेवल होता है। लाइक आईसी 1 का एक यूनिक सेटिस्फैक्शन लेवल, अगर हम एक नंबर देना चाहे, फॉर एग्जांपल हमने कहा 10, तो आईसी 1 पे जितने भी कॉम्बिनेशन होगा सबका सेटिस्फैक्शन 10 होगा। और आईसी 2 का अपना एक अलग सेटिस्फैक्शन लेवल होगा जो कि 1 से ज्यादा होगा। तीसरी प्रॉपर्टी कहती है हायर आईसी गिव्स हायर सेटिस्फैक्शन।
मतलब आप एक आईसी पे जब आप एक इंडिफरेंस मैप बनाते हो और एक आईसी से दूसरे आईसी पे मूव करते हो, आपका सैटिस्फैक्शन लेवल बढ़ जाता है। आप आईसी 1 से आईसी 2 पे गए, सैटिस्फैक्शन लेवल बढ़ गया। आईसी 2 से आईसी 3 पे गए, सैटिस्फैक्शन लेवल बढ़ गया। मतलब 1 का जो सैटिस्फैक्शन लेवल है उससे ज्यादा है 2 का सैटिस्फैक्शन लेवल, और उससे ज्यादा है 3 का सैटिस्फैक्शन लेवल। तो हम ये भी कह सकते हैं ए और बी के सैटिस्फैक्शन से ज्यादा है ई और एफ, और ई और एफ से भी ज्यादा है जी और एच। हायर आईसी गिव हायर सेटिस्फैक्शन। और इसका सिंपल सा रीजन है कि जब आप हायर आईसी पे जाते हो तो कॉम्बिनेशन ऑफ हायर आईसी हैव मोर ऑफ वन गुड और बोथ गुड्स। इसमें हायर आईसी के जो कॉम्बिनेशन होते हैं उसमें क्वांटिटी बढ़ जाती है, या तो एक की बढ़ती है या दोनों की बढ़ जाती है। एक की बढ़ने का मतलब एक की सेम और एक की बढ़ गई तो भी ज्यादा क्वांटिटी हो गई, इसलिए ज्यादा सेटिस्फैक्शन, और दोनों की बढ़ गई तो भी ज्यादा सेटिस्फैक्शन। आप चाहो तो इसको एक डेटा के साथ कर सकते हो। जैसे हमने लिया फूड, एफ फॉर फूड एंड सी फॉर क्लोथिंग, तो हमने कॉम्बिनेशन ए और बी और सी लिए, 3 कॉम्बिनेशन ले लिए। ये हमने बनाया 1,10, ये बनाया 2,7, और ये बना दिया 3,7, और एक बना दिया 4,9। हमने इस तरीके से देखो ABCD, सॉरी यहां पे ये 4 कॉम्बिनेशन हमने बनाए। अब इसको जरा हम प्लॉट करते हैं ग्राफ पे। ये ओरिजिन है तो हमने ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वाई एक्सिस जिस पे हम लोग क्या शो कर रहे हैं, क्लोथिंग। और ये है 1 2 3 4 5, ठीक है। ये है एक्स एक्सिस जिस पे हम क्या शो कर रहे हैं। अब समझो, ए प्लॉट करते हैं हम लोग 1,10, तो 1,10 ये आ गया। बी को प्लॉट करते हैं, ये हमने ए लिख दिया यहां पे। बी को प्लॉट करते हैं 2,7, तो 2,7 यहां कहीं पे आ गया, ठीक है। ये हमारा 2 है और ये हमारा 7 है, ये आ गया बी। अगर हम सी को देखें तो सी है 3,7 जो कि एकदम ऐसे बगल में आ गया। और डी को देखें, डी है 4,9, 4,9 जो कि यहां कहीं पे आ गया। अब इन सारे पॉइंट को अगर हम प्लॉट करें ना, तो एक चीज देखना जरा, ए और बी तो सेम उस पे आ जाएंगे जिसको हम IC1 लिख दे रहे हैं, लेकिन सी उस पे नहीं आ सकता था क्योंकि सी उस एकदम पैरेलल पे है ना। बात समझो, सी उस पे अगर हम लोग लाते तो वो ऐसे हो जाता, तो IC ऐसे थोड़ी होता है भाई, IC डाउनवर्ड स्लोपिंग जाता है और सी वाला क्या कहता ऐसे, तो ऐसे तो IC पॉसिबल नहीं है। तो ए और बी IC पे आए 1 पे, सी का बिल्कुल एक अलग ही IC चल रहा है जो कि 1 के ऊपर है, तो IC2 हो गया। डी का देखो अपना एक अलग ही IC चल रहा है जो कि IC3 है, सबसे ऊपर हो गया। तो आपने देखो इसमें सिर्फ पैटर्न फॉलो किया कि एक को बढ़ाया दूसरे को कम किया, तो आप सेम IC पे आ गए। सेम IC मतलब सेम सेटिस्फैक्शन। सी वाले में आपने क्या किया, एक को सेम रख के दूसरे को बढ़ा दिया, तो आप डिफरेंट IC पे आ गए। जहां पे क्लोथिंग सेम था, फूड ज्यादा था, यानी कि मोर ऑफ वन गुड, तो हायर IC पे चले गए, मींस सी का सेटिस्फैक्शन लेवल ए और बी से ज्यादा हो गया। डी में आपने दोनों को ही बढ़ा दिया, तो मोर ऑफ बोथ गुड्स, तो आप देखो और हायर IC पे चला गया। तो हायर IC गिव हायर सेटिस्फैक्शन, क्योंकि जब आप हायर IC पे जाते हो तो जो कॉम्बिनेशंस होते हैं उसमें क्वांटिटी बढ़ती चली जाती है। आप डी में देखो, डी में 4 और 9 जो कि ए बी और सी इनके कंपैरिजन में ज्यादा क्वांटिटी है। सी में एक कॉमन है, ए की क्वांटिटी ज्यादा है, तो भी उसका सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ गया क्योंकि वो हायर IC पे आ गया। तो ये हमारा तीसरा प्रॉपर्टी है, हायर IC गिव हायर सेटिस्फैक्शन। इतना क्लियर है। अब आते हैं एक लास्ट प्रॉपर्टी पे। लास्ट प्रॉपर्टी क्या है कि जब हम लोग IC मैप बनाते हैं
हमें ऐसा लगता है कि दोनों आईसी पैरेलल चल रही हैं। ये तो गलत है। बात समझना कि जब हम लोग एक इंडिफरेंस मैप बनाते हैं तो हम लोग जब IC1 IC2 ऐसे बनाते हैं ना, तो इसमें 2 पॉइंट याद रखना, 2 चीजें याद रखना। पहला, 2 ICs are not parallel to each other। ये दोनों आईसी एक दूसरे से पैरेलल नहीं है। तो पैरेलल नहीं है इसका मतलब कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगी, है ना भाई। हम लोग ने ही तो पढ़ा है, लाइन या तो पैरेलल होगी या फिर इंटरसेक्ट करेगी, क्योंकि जो पैरेलल है वो कभी आपस में जुड़ती नहीं है और जो जुड़ती है वो पैरेलल नहीं होती हैं। तो हमने कहा ये पैरेलल नहीं है, मतलब कहीं इंटरसेक्ट करेंगी, बिल्कुल कर सकती हैं, लेकिन वो इस दायरे में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। आप उसको एक्सटेंड करते जाओ करते जाओ करते जाओ, कहीं जाके मिल जाएंगी। तो पैरेलल नहीं है ये तो याद रखना, बट ये भी याद रखना 2 IC नेवर इंटरसेक्ट। पैरेलल नहीं है तो हमारे दिमाग में आएगा कि फिर ये तो इंटरसेक्ट कर सकती है, तो कभी नहीं। हम जितना बनाते हैं उसमें कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो कभी भी 2 IC इस तरीके से इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है, उनका एक कोई कॉमन पॉइंट नहीं हो सकता है। 2 IC कैन नेवर इंटरसेक्ट। उसका रीजन है, हमने तुम लोग को बताया कि भैया IC1 पे जो सेटिस्फैक्शन है वो दोनों सेम होंगे, क्योंकि IC1 का अपना एक अलग सेटिस्फैक्शन है। IC2 का जो सेटिस्फैक्शन है वो सेम होंगे, लेकिन वो 1 से ज्यादा होंगे क्योंकि वो हायर IC पे हैं। तो IC2 का अपना अलग सेटिस्फैक्शन लेवल है, IC1 का अपना अलग सेटिस्फैक्शन लेवल है, 2 का सेटिस्फैक्शन 1 से ज्यादा है। ठीक है, तो हर IC का अपना एक यूनिक सेटिस्फैक्शन है। मान लो आपने कह दिया कि एक ये पॉइंट B है जो कॉमन है, ये आपने कहा IC1 हो गया और ये IC2 हो गया, तो A और B और यहां पे C। तो आपने क्या बनाया कि IC1 पे A और B है जिसका सेटिस्फैक्शन सेम होगा A और B, और IC2 पे आपका जो है B और C है जिनका सेटिस्फैक्शन सेम होगा क्योंकि दोनों IC2 पे हैं। अब B जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, मतलब वो A का पे सॉरी IC1 पे भी और IC2 पे भी है। तो क्या ये पॉसिबल है कि एक कॉम्बिनेशन B जो है 2 डिफरेंट सेटिस्फैक्शन को रिप्रेजेंट करे? क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। हमने कहा हर IC का यूनिक होता है सेटिस्फैक्शन। इंटरसेक्ट करने का मतलब है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे वो जो पॉइंट होगा, वो जो कॉम्बिनेशन होगा, वो 2 अलग सेटिस्फैक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ये कैसे पॉसिबल है? अगर हम एक सेटिस्फैक्शन को नंबर दे दें 10, तो हमने कहा A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू 10 IC1 के लिए, और IC2 हायर है तो B इज इक्वल टू C इज इक्वल टू 12। तो क्या ये पॉसिबल है कि B की वैल्यू सेम टाइम पे 10 भी हो और सेम टाइम पे 12 भी हो? क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है ना कि एक कॉम्बिनेशन 2 अलग लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को रिप्रेजेंट कर सके। ये पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब ये कॉमन पॉइंट पॉसिबल ही नहीं है, विच मीन 2 IC कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो ये है हमारे प्रॉपर्टीज इंडिफरेंस कर्व की। 4 प्रॉपर्टीज है, याद रखना। डाउनवर्ड स्लोपिंग y डाउनवर्ड स्लोपिंग, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन y कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, higher IC give higher satisfaction how या y, and 2 IC can never intersect each other why? Are they parallel? No, they are not parallel. Then they might intersect? No, they will not intersect. ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज हो गई। अब देखो ये तो हो गया इंडिफरेंस कर्व, और हम लोग पढ़ रहे हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। मतलब हमें क्या बताना है कि कितनी क्वांटिटी परचेज करेगा कि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो। अब यहां प्रॉब्लम ये आ रही है कि हायर IC की हायर सेटिस्फैक्शन। कंज्यूमर IC1 पे जाता है, उसको दिखता है A और B, तो पहले तो इसी में कंफ्यूज था कि A को चूज करें कि B को चूज करें, कॉज दोनों का सेटिस्फैक्शन लेवल सेम है, ही कैन नॉट डिफरेंशिएट, तभी नाम है इंडिफरेंस कर्व। बट फिर उसको दिखता है IC2, इसका सेटिस्फैक्शन जो है 1 से ज्यादा है। जब वो 2 पे जाता है तो उसको दिखता है IC3, 3 पे जाएगा तो IC4। भाई हायर IC की हायर सेटिस्फैक्शन। तो यहां पे याद रखो कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या कहते हैं, कंज्यूमर को मानते हैं। कंज्यूमर रैशनल है, तो रैशनल कंज्यूमर विल ऑलवेज ट्राई टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन।
ठीक है। A rational consumer will always try to maximize his satisfaction. तो he will always try to achieve the highest possible IC. वो हमेशा जो है किस पे जाएगा, वो हाईएस्ट पॉसिबल आईसी पे जाएगा, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6। तो रुकेगा कहां जाके? तो अकेले आईसी से आप इसका आंसर नहीं दे सकते हो कि कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कहां मिलेगा, क्योंकि हायर आईसी की हायर सेटिस्फैक्शन चलता ही चला जा रहा है। तो कंज्यूमर की एक लगाम होती है, उसकी एक औकात होती है, जो कि उसकी होती है बजट। बजट कंज्यूमर की औकात होती है कि भाई ठीक है, हायर आईसी की हायर सेटिस्फैक्शन, तो फिर तो हायर पे हायर ही चलते चले जाओगे ना, आप कहां रुकोगे? बजट आपको रोकेगा। क्योंकि जब आईसी के जो कॉम्बिनेशन होते हैं, ये चीज याद रखना, जब हम आईसी के कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं तो इन कॉम्बिनेशन में क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन जो होते हैं वो चॉइस पे बेस्ड होते हैं। किस पे बेस्ड होते हैं? चॉइस, यानी कि स्केल ऑफ प्रेफरेंस, जिसको हम कह सकते हैं व्हाट कंज्यूमर wants to buy, want या willing to buy। ये फिर आप देखते हो यार बजट, कि आपका बजट क्या है। बजट के साथ साथ आप देखते हो कमोडिटी का प्राइस, और बजट और प्राइस के बेसिस पे आप कॉम्बिनेशंस बनाते हो। ठीक है, बजट और प्राइस के बेसिस पे कॉम्बिनेशन बनाते हो। तो ये कॉम्बिनेशन जो बेस्ड होते हैं, ये बेस्ड होते हैं बजट एंड प्राइस पे। ठीक है, और ये कहलाते क्या है, जैसे वो इंडिफरेंस कर्व कहलाता है, ये कहलाता है बजट लाइन। ये क्या कहलाता है? बजट लाइन, जो कि बजट और प्राइस पे बेस्ड होते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन क्या रिप्रेजेंट करते हैं? व्हाट कंज्यूमर कैन बाय। डिफरेंस समझो, आईसी जो कंज्यूमर खरीदना चाहता है, और बजट लाइन, ठीक है, बजट लाइन ये वो कॉम्बिनेशन शो कर रहा है जो कंज्यूमर खरीद सकता है। तो आप क्या चाहते हो और क्या पॉसिबल है आपके लिए। ठीक है, तो इन दोनों को यूज किया जाता है, आईसी को और बजट लाइन को एक साथ यूज किया जाता है। तब हम लोग देखते हैं कि कंज्यूमर के लिए हाईएस्ट आईसी कौन सी है। भाई आप अपने बजट के हिसाब से डिसाइड करते हो कि मैक्सिमम आप कितना खरीद सकते हो। तो जो आप खरीदना चाहते हो ना, वो कॉम्बिनेशन आप इसमें ढूंढते हो कि वो कॉम्बिनेशन इनके साथ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि ये कॉम्बिनेशन हम खरीद सकते हैं। ठीक है, हमने देखा हम ये खरीदना चाहते हैं, तो जो हम खरीदना चाहते हैं वो क्या खरीद सकते वाले में है, मैच कर गया, चलो ठीक है। तो अगला जो टॉपिक है हमारा वो है बजट लाइन, जिसे प्राइस लाइन भी कहते हैं। ये होता क्या है? इट रिप्रेजेंट वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट कैन बी परचेज विद द गिवन इनकम एंड given income and prices of commodity. It represent various combination of two goods that consumer can purchase with the given income and prices। उसको उसकी इनकम दी है और प्राइसेस गिवन है, तो वो कौन से कॉम्बिनेशन परचेज कर सकता है। तो बेसिकली याद रखना, बजट लाइन शो करता है मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन, क्योंकि याद है ना मोनोटोनिक प्रेफरेंस, हमने एक वर्ड बताया था, पता नहीं तुम लोगों को बताया था कि नहीं बताया था, कि एक टर्म होता है मोनोटोनिक प्रेफरेंस।
जो कहता है कि कंज्यूमर विल ऑलवेज परचेज मोर ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है, इन ऑर्डर टू गेट हायर सेटिस्फैक्शन। कंज्यूमर क्या मान के चलता है, ज्यादा क्वांटिटी मतलब ज्यादा सेटिस्फैक्शन। तो मोनोटोनिक प्रेफरेंस कहता है ही विल ऑलवेज ट्राई टू परचेज मोर। तो विद हिज गिवन इनकम इफ ही कैन परचेज 10 यूनिट, तो कभी वो 5 नहीं खरीदेगा, 9 नहीं खरीदेगा। तो अपनी इनकम में जितना मैक्सिमम वो खरीद सकता है ना, वो हमेशा मैक्सिमम पे जाता है कि उसकी इनकम बचानी नहीं, उसको सेविंग नहीं करनी। माइक्रो इकोनॉमिक्स में सेविंग नहीं होती, कंज्यूमर को पूरा पैसा खर्चा करना है, क्योंकि वो पूरा पैसा खर्चा करेगा तो क्वांटिटी उसको ज्यादा आएगी, और ज्यादा क्वांटिटी मीन ज्यादा सेटिस्फैक्शन। तो वही चीज है मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस कहलाते हैं, ठीक है ना। तो वो अपनी पूरी इनकम को यूटिलाइज कर रहा हो, जब पूरी इनकम यूटिलाइज कर रहा तो मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन कि मैक्सिमम वो कितना परचेज कर सकता है, वो होता है बजट लाइन। तो अब एक काम करते हैं, एक डेटा लेते हैं और बजट लाइन बना के दिखाते हैं, ठीक है। तो बुक का ही, जैसा कि हमने कहा, बुक के इलस्ट्रेशन या बुक का एग्जांपल इसलिए यूज करते हैं ताकि जब तुम लोग बुक से रीड करो तो जो चीज तुमने समझी उसको रिलेट कर सको, समझ सको। जब एक बार टॉपिक समझ जाओ, फिर अपनी तरफ से आप अलग से एग्जांपल ढूंढना चाहो या अलग से कोई नंबर यूज करना चाहो, आप यूज कर सकते हो। प्राइसेस, फूड का 20, क्लोथिंग का 40, इनकम इज 200, ठीक है। तो यूनिट्स, फूड, क्लोथिंग, ठीक है, कॉम्बिनेशन ए। अब समझो जरा, यहां हम बगल में उसका बजट, फूड, क्लोथिंग। देखो आईसी के जब हम कॉम्बिनेशन बनाते थे तो हम लोग कभी जीरो नहीं लेते थे, ठीक है। बजट लाइन में आप जीरो से स्टार्ट करते हो कि मान लो उसने पूरा पैसा क्लोथिंग पे खर्चा कर दिया, पूरा 200 रुपए अगर क्लोथिंग पे खर्चा कर दिया तो फूड आएगा जीरो, उस पर 1 रुपया भी नहीं। अब क्लोथिंग 40 रुपीज का है, याद रखो यहाँ पे प्राइस का सिंबल लिख देना, क्लोथिंग 40 रुपीज का है। तो अगर आप 200 रुपए खर्चा कर रहे हो तो क्लोथिंग के कितने यूनिट आ जाएंगे, जल्दी बताओ। 5 4 जा 200, 5 40 जा 200 बनेगा, यानी कि क्लोथिंग के 5 यूनिट आएंगे और फूड के 0। ये पहला समझ में आया। आपने पूरा रुपया जो है किस पे खर्चा किया, क्लोथिंग पे। 40 रुपीज का है तो आप 5 यूनिट खरीद लोगे। अब आपने कहा कि हमें फूड का 1 यूनिट बढ़ाना है, ठीक है। आपने कहा फूड का हमें यूनिट बढ़ाना है, ठीक है। तो आपने फूड का चलो 2 ले लो, यहां हम सिंगल सिंगल नहीं करेंगे क्योंकि वो डेटा जो 20 और 40 है ना तो गड़बड़ हो जाएगा, पॉइंट में आने लग जाएगा। तो जब आपने फूड का 2 यूनिट खरीदा तो फूड पे कितना खर्चा किया, 40 रुपीज खर्चा किया, 2 × 20। तो क्लोथिंग के लिए अभी सिर्फ कितना बचा है, 160। क्लोथिंग के लिए सिर्फ कितना बचा है, 160, जो कि आप 40 रुपीज के हिसाब से अगर देखो तो कितना बनता है, मेरे ख्याल से 4, ठीक है। फिर आपने कहा कि हमें क्लोथिंग को और बढ़ाना है। हम क्लोथिंग को देखो 2-2 करके बढ़ा रहे हैं, रीजन भी हमारे डेटा के हिसाब से फिट बैठेगा। तो अभी जब 4 है तो 4 × 20 आप 80 रुपीज फूड पे खर्चा कर रहे हो, तो क्लोथिंग के लिए आपको सिर्फ पास से कितना बचता है, 20। तो 40 रुपीज के हिसाब से इससे कितने यूनिट हो गए, 3। सेम वे आपने कहा फूड को और बढ़ाना है, आपने कहा 6 यूनिट खर्चा करेंगे, तो 6 × 20 ये कितना हो गया, 6 × 20 120। तो अब क्लोथिंग के लिए आपके पास सिर्फ बचा है 80 यूनिट, जो कि 40 रुपीज के हिसाब से कितना हो जाएगा, 2। फिर आपने कहा हम लेंगे फूड का 8 यूनिट, जो कि 8 × 120 के हिसाब से होगा 160। तो यहां आपके पास सिर्फ बचेगा 40, यानी क्लोथिंग का हो गया 1 यूनिट। और अगर आप पूरा पैसा, पूरा 200 रुपीज आप फूड पे लगा दो, जो कि हो जाएगा 10 यूनिट,
और क्लोजिंग के लिए कुछ नहीं बचेगा, तो क्लोजिंग का आ गया 0। तो ये कॉम्बिनेशन बने, ये अब देखो एक चीज याद रखना कि आईसी के कॉम्बिनेशन और फूड के कॉम्बिनेशन में पैटर्न का डिफरेंस है। एक पैटर्न तो सेम है कि आपको एक को बढ़ाना है तो दूसरे को कम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपकी इनकम फिक्स है, तो आप दोनों को बढ़ा नहीं सकते हो, तो एक को बढ़ाने के लिए दूसरे को तो कम करना पड़ेगा, ये चीज तो फिक्स है। लेकिन डिफरेंस कहां पे है? अगर आईसी याद हो तो उसमें जो सैक्रिफाइस करते थे वो कम होता चला जाता था, ठीक है। इसमें अगर आप देखो जो आप सैक्रिफाइस कर रहे हो वो सेम है। वो क्या है? सेम है। 1 सैक्रिफाइस किया फॉर 2, 1 सैक्रिफाइस किया फॉर 2, 1 सैक्रिफाइस किया फॉर 2, वो सेम चल रहा है। इसमें आप जो सैक्रिफाइस करोगे वो सेम प्रोपोर्शन में चलेगा। हर बार इसकी एक फिक्स क्वांटिटी के लिए इसका एक फिक्स क्वांटिटी सैक्रिफाइस करोगे। यहां पे आपने 1 सैक्रिफाइस किया फॉर 2, हो सकता है 2 सैक्रिफाइस करते फॉर 1, 2 सैक्रिफाइस करते 1, 3 सैक्रिफाइस करते फॉर 2, या 3 सैक्रिफाइस करते फॉर 1, या 2 सैक्रिफाइस करते फॉर 3। कहने का मतलब चेंज इन क्लोथिंग अपॉन चेंज इन फूड, ये हर बार क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए। ये हर बार क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट। ये बजट लाइन में आपको ध्यान रखना है डेटा लेते हुए कि आपके बजट लाइन में तो चेंज इन क्लोथिंग अपॉन चेंज इन फूड, जो आप सैक्रिफाइस कर रहे हो अपॉन जो आप गेन कर रहे हो, वो हमेशा कांस्टेंट चलना चाहिए। लाइक यहां पे अगर आप देखो तो 1,2 चल रहा है, 2,1 हो जाए, 1,3 हो जाए, 2,3 कुछ भी हो जाए, लेकिन हर बार सेम चलेगा, ठीक है। तो ये बजट लाइन के डेटा में आपको याद रखना है। अब ये चीज है क्या? अब यहां से अगर हम ग्राफ बनाने से पहले एक दो चीजें समझें कि हमने बजट लाइन में क्या देखा कि एक को बढ़ाने के लिए दूसरा कम करना पड़ रहा है, इनवर्स रिलेशन हो रहा है। तो जो बजट लाइन का ग्राफ बनेगा वो बनेगा डाउनवर्ड स्लोपिंग, प्लस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स जो है वो कांस्टेंट रह रहा है, यानी कि जो स्लोप है वो क्या है? कांस्टेंट रहेगा। स्लोप अगर कांस्टेंट रहता है ना तो ग्राफ लीनियर बनता है। ग्राफ क्या बनता है? लीनियर। एमआरएस में स्लोप कांस्टेंट नहीं था। एमआरएस अगर आईसी में याद करो, सॉरी, आईसी में स्लोप कांस्टेंट नहीं था। आईसी में स्लोप का नाम था एमआरएस, और एमआरएस हमेशा डिक्रीज कर रहा था। यहां पे जो स्लोप है वो कांस्टेंट है, और यहां पे स्लोप का नाम मालूम क्या है? प्राइस रेशियो है। प्राइस रेशियो जो कि क्या है? पीएक्स अपॉन पीवाई। बजट लाइन के स्लोप का नाम क्या है? प्राइस रेशियो। प्राइस रेशियो हमेशा क्या चलेगा? कांस्टेंट चलेगा, ठीक है। जो कि आप यहां पे देख सकते हो, अगर आप प्राइस के भी हिसाब से देखोगे तो प्राइस रेशियो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट चलेगा। एक यूनिट का 40, 2 यूनिट का 40, 40 40 1, 40 40 1, हर बार वो 1 ही आ रहा है, तो हमेशा क्या चलेगा? कांस्टेंट चलेगा। तो ये डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स स्लोप का फॉर्मूला है, बात समझो। जो कि अगर हम इसके हिसाब से देखें तो वैसे ही है, लेकिन बजट लाइन में उसके स्लोप का नाम क्या है? प्राइस रेशियो। और उसको हम कैसे लिखेंगे? पी एक्स अपॉन पी वाई, जो कि क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ग्राफ हमेशा क्या बनेगा? लीनियर। तो बजट लाइन का कभी भी आप ग्राफ बनाओगे ना तो वो ऐसे बनेगा। ये ओरिजिन वाई एक्सिस, क्लोथिंग फूड एक्स एक्सिस, लीनियर। डाउनवर्ड स्लोपिंग भी है और लीनियर भी है। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है? क्योंकि हमारा बजट फिक्स है, तो एक का कंजम्पशन बढ़ाने के लिए दूसरे को कम करना पड़ेगा,
और लीनियर क्यों है? क्योंकि इसका जो स्लोप होता है प्राइस रेशियो जो कि px अपॉन py है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इसलिए लीनियर है। और इस पे जितने भी कॉम्बिनेशन होंगे ए बी सी डी ई एफ, ये कॉम्बिनेशन क्या शो कर रहे हैं? मैक्सिमम पॉसिबल, कि अपने बजट के हिसाब से मैक्सिमम वो इतना कंज्यूम कर सकता है, ये मैक्सिमम है। और इन कॉम्बिनेशन में वो कोई भी चीज उठाएगा उसका इनकम पूरा यूटिलाइज होगा। तो अगर हम कोई कॉम्बिनेशन यहां बनाते जी, तो जी याद रखना क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये नॉन फीजिबल है। क्यों? क्योंकि यहां पे पूरी इनकम यूटिलाइज हो रही है। तो यहां पे क्या है? होल इनकम इज नॉट यूटिलाइज, यहां पूरी इनकम यूटिलाइज नहीं होगी। देखो कैसे, समझो जरा। वो इस पे है ये कॉम्बिनेशन, तो पूरा पैसा यूटिलाइज हो रहा है। वो यहां अटक जाए जी, यहां अटक जाए एच, इन दोनों ही केस में उसका पूरा पैसा यूटिलाइज नहीं हो सकता है। जो आप चाहो तो यहां पुट करके देख लो, ठीक है। हमने कहा फॉर एग्जाम्पल ये क्लोथिंग का है, इसका चलो हमने ले लिया, ये 5 है, ये 4 है, ठीक है। और हम कोई भी डेटा ले लेते हैं कि 5 इंटू 10 50, 4 इंटू 20 80, तो 130 हमने कहा उसका पूरा बजट था जो यहां पे खर्चा हो गया। अब अगर वो जी पे रुक रहा है तो जी पे हो गया 5 और 3, तो 5 और 3 का मतलब हो गया 5 10 जा 50 और 3 20 जा 60, उसकी पूरी इनकम यूटिलाइज नहीं हो रही है। या अगर वो एच पे रुक रहा है तो ये मान लो 4, तो 4 और 4 वो भी आप करके देख लो, 4 इंटू 10 40 और 4 इंटू 20 80, अभी भी उसकी पूरी इनकम यूटिलाइज नहीं हो रही है। तो हमने मान लिया यहां पे पिछले डेटा को ना रिलेट करके कि मान लो उसकी पूरी इनकम 130 है, ये 10 रुपए का है और ये 20 रुपए का है। तो जब वो सी पे जा रहा है तो 5 इंटू 10 50 और ये 4 इंटू 20 80, उसका पूरा पैसा खर्चा हो रहा है। लेकिन उससे पहले कहीं रुक जा रहा है तो आप देखो उसका पूरा पैसा खर्चा नहीं हो रहा है। ये चीज समझ में आया तुम लोग को? हाँ भाई। तो ये चीज याद रखना कि बजट लाइन पे कोई भी कॉम्बिनेशन है वो मैक्सिमम को शो करता है, उसके अंदर आप कोई भी कॉम्बिनेशन पे आओगे वो नॉन फीजिबल कहलाता है, कॉज आपकी पूरी इनकम यूटिलाइज नहीं हो रही है। और उसके बाहर कोई भी कॉम्बिनेशन पे चले जाओगे वो नॉन अटेनेबल कहलाएगा, कि आपके पास उतना बजट ही नहीं है, ठीक है। तो इसको इतना ही रखते हैं, ये चीज नेक्स्ट क्लास में थोड़ा और अच्छे से डिटेल में इसको फिर से एक बार समझ लेंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में फिर इसको चैप्टर को कंप्लीट करना है। तो अभी इसको इतना ही रखते हैं, तो फिलहाल पैकअप करते हैं हम लोग।